मुस्तफा 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 मुस्तफा। लोगों ने मुल्क के लिए जो ख्वाब देखा था, जाहिर सी बात है जो दस्तूर बना रहे थे उनके सामने कोई चीज रही हो, उनका ख्वाब 70 साल हो गए, कितना पूरा हुआ। विकल्प या ऑल्टरनेटिव है बेटर डेमोक्रेसी, यानी कि किस तरह से हम डेमोक्रेसी को और अकाउंटेबल, और रिप्रेजेंटेटिव और जवाबदेही, सेंसिटिव किस तरह से बना सकते हैं। नाजरीन, सफ़ा ऑनलाइन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आज मेरे साथ मौजूद है कानून के माहिर जनाब अब्दुल हफीज़ गांधी साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। 26 जनवरी हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम और यादगार दिन है। अभी 2 दिन पहले 26 जनवरी का दिन गुजरा और पूरे मुल्क ने जमहूरियत का जश्न मनाया। यकीनन हमें जमहूरियत का जश्न मनाना चाहिए, इसलिए कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी हमारे मुल्क की बुनियाद है। लेकिन हम इधर देखते हैं गुज़श्ता चंद सालों से कि जो जमहूरियत की बुनियादें हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे RBI हो, चाहे CBI हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, ये सब ऐसा लगता है कि हुकूमत के अंडर में काम कर रही हैं। तो सर, हमारा सवाल ये है इस सिलसिले में कि मुल्क के मौजूदा सूरत हाल में क्या डेमोक्रेसी को ख़तरा लग रहा है? क्या वो कमज़ोर हो रहा है, या मुल्क का जो आइन जिन मेमारों ने बनाया था उस रुख पे हमारा मुल्क चल रहा है? आप कानून के आदमी हैं, सियासत से आपका ताल्लुक़ है, आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इतिहास में जितने भी गवर्नेंस के सिस्टम रहे हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, किंगशिप हो, उन सब में एक बेहतर सिस्टम कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी है। अब इस डेमोक्रेसी को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, कैसे इसको और मैच्योर कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि ये दायित्व जो है नागरिकों पे भी है, और जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या NGOs हैं या और भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जो बहुत खूबसूरत चीज़ है क्योंकि इसमें लोगों की सुनी जाती है, लोगों की राय आती है, उन्हीं की राय से कहीं ना कहीं सरकार बनती है, तो ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है। मुझे तो इसके अलावा याद नहीं पड़ता है कि इससे बेहतर कोई सिस्टम रहा हो या आने वाला सिस्टम इससे बेहतर कुछ हो सकता है। जो भी कुछ है हम इसी सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं क्या डेमोक्रेसी का भी कोई ऑल्टरनेटिव है या डेमोक्रेसी का भी कोई विकल्प है, तो मैं तो यही कहूँगा कि डेमोक्रेसी का विकल्प या ऑल्टरनेटिव है बेटर डेमोक्रेसी, यानी कि किस तरह से हम डेमोक्रेसी को और अकाउंटेबल, और रिप्रेजेंटेटिव और जवाबदेही, सेंसिटिव किस तरह से बना सकते हैं। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल रहा क्या लोकतंत्र खतरे में है, तो मैं ये कहूँगा कि अभी देखिए इस रिजल्ट पर नहीं पहुंचना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं परेशानियाँ ज़रूर आती रहती हैं। तो जो आज आप माहौल देख रहे हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से CBI वर्सेस CBI का हमने पूरा का पूरा केस देखा, और भी जो हमारी जो लोकतांत्रिक या संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उसको भी कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं इस पर इतना कहूँगा, ये वक्ती चीज़ है। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारा संविधान एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट है और बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने योगदान देकर बनाया है। तो मैं तो यही कहूँगा सामान्य से कि उम्मीद रखें, और ये एक फेज़ होता है किसी भी नेशन की ज़िंदगी में, वो आता है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जो लोग आज सत्ता में हैं वो कल नहीं रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा सबको होपफुल रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। इस तरह के फेजेस आते हैं, डिफ़िकल्ट फेज है मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए, लेकिन नाउम्मीदी कुफ्र भी है, और मैं समझता हूँ कि संविधान भी हमको पॉजिटिव रहने के लिए बोलता है। सर, डेमोक्रेसी को बेहतर बनना, जो आपने बेटर की बात कही, ये जिम्मेदारी एक तो गवर्नमेंट की है, लेकिन जो समाज का तालीम याफ्ता तबका है, दानिश्वर तबका है, इंटेलेक्चुअल तबका है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस सिलसिले में वो आगे बढ़ के आएँ और इसको मजबूत करने की बात करें? देखिए, सरकारों की भी जिम्मेदारी है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ कि एक नागरिक के तौर पर सभी की जिम्मेदारी है। और जैसे हम कहते हैं कि एक इन्फॉर्म सिटीजन होना चाहिए, एक इन्फॉर्म सिटीजन ही इन्फॉर्म चॉइसेस एक अच्छे फैसले ले सकता है। तो मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम अवेयरनेस फैलाएं, अलग अलग जो हमारे चीज़ें हैं
और कम से कम हम जो हमारे नागरिक हैं उनमें एक आदत हम ज़रूर पैदा करें, और वो आदत है सवाल पूछने की आदत। क्योंकि लोकतंत्र को अगर कोई चीज़ जिंदा रख सकती है लंबे तौर पे तो वो सवाल है। और मैं तो ये कहूँगा कि सवाल ही लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही सवाल है। और लोकतंत्र में सवाल जो है वो रूह का काम करता है, और जब सवाल होंगे लोगों के पास, चर्चा होगी, अवेयरनेस होगी, तो हम समझते हैं कि लोकतंत्र को जिंदा रखा जा सकता है। तो अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है लोकतंत्र की मजबूती में। जो जमहूरियत की जो पोजीशन है, जो डेमोक्रेसी की जो पोजीशन है, वो अभी कुछ कमज़ोर लग रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन और मीडिया इस सब पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की गई, यहाँ आके बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत का इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि अलग अलग सरकारें आईं, हर एक झंडे की, हर एक विचारधारा की सरकार आई, और कहीं ना कहीं सरकारों ने ये कोशिश की सत्ता के नशे में कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको कहीं ना कहीं इनमें या तो इंटरफेयर किया जाए या इनको कमज़ोर किया जाए। पहले भी हमने देखा कि 1970 के दशक में किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर जो है कब्जे की कोशिश की गई, संविधान को कहीं ना कहीं तरमीम किया गया, अमेंड किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता अपने पास रहे, जवाबदेही कम हो। लेकिन हमने ये भी देखा कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही सामने आया और उसने बहुत सारी चीज़ें जो संविधान में बदल दी गई थी उसको गैर संवैधानिक करार दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। तो हमारे यहाँ पर यह है कि अगर एक संस्था कमज़ोर होती है तो दूसरी संस्था सामने आ जाती है, और ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। इसको मैं कहता हूँ चेक एंड बैलेंस। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कमज़ोर हो रही है तो उसको संभालने के लिए कहीं ना कहीं पार्लियामेंट है, दूसरे इदारे हैं। अगर पार्लियामेंट कुछ गलत कर रही है तो उसको संभालने के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट है। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, यानी कि किसी भी संस्था को इतना ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई है, उसकी पावर को चेक किया गया है। और इसलिए जो 3 प्रमुख संस्थाएं हैं किसी भी लोकतंत्र के अंदर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो लेजिस्लेचर है, ये एक दूसरे को चेक करने के लिए है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारे जजेस कुछ इस तरह से करने लग जाएं तो इम्पीचमेंट का तरीका हमारे संविधान में दिया हुआ है जो पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट कुछ गलत एक्ट या कानून बनाता है तो उसको चेक करने के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान में ये पावर है। आर्टिकल 13 के अंदर और आर्टिकल 32 के अंदर और 226 के अंदर हमारे हाई कोर्ट्स को ये ताकत है। तो चेक एंड बैलेंस है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि परेशानियाँ आती हैं, आती रही हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी निकला है और हम उससे उभरे भी हैं, और इन्हीं संस्थाओं ने हमको उभारा है। बस एक बात मैं आपके ज़रिए से सामान्य को कहना चाहूँगा कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनको मजबूत करने की ज़रूरत है, उनको जवाबदेही बनाने की ज़रूरत है, और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है। अगर अब ये सारी की सारी चीज़ें कर देंगे, ट्रांसपेरेंट बना देंगे, पारदर्शी, जवाबदेही, अकाउंटेबल, तो लोकतंत्र बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मजबूत होगा, और इसी तरह से लोकतंत्र जो आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उस तक पहुँचेगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं को बचा के चलें। देखिए, अगर आप हमारे आस पड़ोस के देश देखेंगे और हमारे देश में अगर आप देखेंगे क्यों लोकतंत्र मजबूत है और क्यों लोकतंत्र जिंदा है, तो उसका एक ही मैं समझता हूँ कि फ़र्क आप पाएंगे कि वहाँ पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो मजबूत नहीं हो पाएंगी। हमारे यहाँ संवैधानिक संस्थाओं को काफ़ी ऑटोनॉमी हासिल है, ताकत हासिल है, और चेक एंड बैलेंस भी है, जो हमारे आस पड़ोस के देशों में नहीं है, और इसलिए वहां लोकतंत्र कमजोर नजर आता है। सर, आप कानून के आदमी हैं और आप बहुत बेहतर जानते हैं कि हमारे कानून की जो शुरुआत होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इस बात की वजाहत की गई है कि जो कानून होगा, दस्तूर होगा, ये मुल्क के तमाम शहरियों को यकसा हुकूक देगा, सबको बराबर समझेगा और बराबर के हुकूक देगा। आपको क्या लगता है इन प्रैक्टिकल कि बराबर के हुकूक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? देखिए, संविधान की तो पूरी पूरी मंशा ये है कि इक्वालिटी लाई जाए, लेकिन जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान की मंशा बराबरी की है, लेकिन जो हमारा समाज है वो गैर बराबर है। तो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है और जो हमारी समाज में जिसको हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, तो समाज में गैर बराबरी है कहीं ना कहीं, और ये दोनों आपस में टकराते हैं। प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए? प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है,
इक्वालिटी की। और आपको एक मैं खूबसूरत बात और बताऊं कि संविधान इक्वालिटी की तो बात करता है, लेकिन साथ साथ ये कहता है कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको बराबर मान लिया जाए। अगर सबको बराबर मान लिया जाए तो वो इनइक्वालिटी हो जाएगी। इसलिए जो समाज में कमज़ोर तबके हैं, जो वंचित तबके हैं, और वो हर समाज में हैं, वो मुस्लिम्स में भी हैं, हिंदूज़ में भी हैं, सिख्स में भी हैं, और इसको सामाजिक न्याय कहते हैं। यानी कि संविधान ये कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन उस बराबरी में कुछ ऐसे तबके हैं जो हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं शिक्षा में, सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, तो उनके लाने के लिए भी हमारे संविधान में प्रावधान है। और ये जो प्रावधान है ये बराबरी को और मजबूत करते हैं, ये बराबरी के खिलाफ नहीं है। जैसे संविधान में अगर आप देखें आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) अगर आप देखें तो देखने में तो ऐसा लगता है कि ये गैर बराबरी की बात कर रहे हैं या संविधान में जो बराबरी की जो फिलॉसफी है उसके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इनमें घुसेंगे और इनके अंदर जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये वो प्रावधान हैं जो समाज में वंचित तबके हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो शिक्षा में पिछड़ गए हैं, जो सामाजिक तौर पर पिछड़ गए हैं, उनको बढ़ाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 15(4) है या 16(4) है जो सामाजिक न्याय की बात करता है, ये बराबरी का जो कंसेप्ट है, जो बराबरी की जो फिलॉसफी है उसी को आगे बढ़ाता है। और मैं आम लोगों के लिए बता दूं कि सोशल जस्टिस का मतलब वो शायद रिजर्वेशन से समझते हैं। रिजर्वेशन एक तरीका है, आरक्षण एक तरीका है, और भी बहुत सारे समाज में सामाजिक न्याय दिलाने के तरीके हो सकते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम, और आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून जनाब अब्दुल हफीज़ गांधी साहब। सर, आपसे सवाल ये है कि मुल्क, बल्कि जो मुल्क के मेमार हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग के लोग जिन्होंने मुल्क को आज़ाद किया, मुल्क को इतना अच्छा दस्तूर दिया, उन लोगों ने मुल्क के लिए जो ख्वाब देखा था, जाहिर सी बात है जो दस्तूर बना रहे थे तो उनके सामने कोई चीज़ रही होगी, तो उनका ख्वाब 70 साल हो गए, कितना पूरा हुआ, कितना बाकी? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि जब हमने शुरुआत की थी यानी कि अंग्रेज़ों के बाद, तो 70 सालों में हालात बदले हैं। अगर ये कहना कि हालात नहीं बदले, हम ज़्यादा लोकतांत्रिक हुए हैं, लेकिन जितना संविधान हमसे चाहता था शायद हम उतने लोकतांत्रिक नहीं हुए हैं या हमने उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा पाया है। लेकिन ये कहना कि फ़र्क नहीं पड़ा है, मैं समझता हूँ कि शायद पूरे इतिहास के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। तो 70 सालों में माहौल बदला है, 70 सालों में हम ज़्यादा संवैधानिक भी हुए हैं, लोकतांत्रिक भी हुए हैं, टॉलरेंट भी हुए हैं। वैसे तो हमारा टॉलरेंस का इतिहास है, लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे तबके छूट गए, उनके साथ भी हम न्याय की बात करते हैं। तो और फिर संविधान कितना भी अच्छा आप बना दीजिए, लेकिन उसको गवर्न करने के लिए किस तरह के लोग, उस पर भी बहुत सारा निर्भर करता है। तो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेट जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्म सिटीजन की हम बात कर रहे हैं, एक नागरिक की बात कर रहे हैं, उस पर आ जाती है। क्योंकि ये कहावत है कि व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड्स आवर फ्यूचर वी शुड डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं राजनीति के भविष्य का फैसला भी हमको करना है जब वो हमारे भविष्य का फैसला करती है। और ये कैसा कर सकते हैं हम कर सकते हैं अच्छे लोगों को राजनीति में लाने का। सिर्फ राजनीति में से दूर रहकर या राजनीति में देखकर और ये बुराई कर कि राजनीति गंदी हो गई, ये कह के काम नहीं चलेगा। बल्कि हम समझते हैं कि राजनीति में जो गंदगी जिसको वो समझ रहे हैं, इसमें आकर तो बल्कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही राजनीति नहीं है। लोग अब राजनीति के मायने को बहुत ज़्यादा छोटे कर दिए हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही राजनीति है, बल्कि राजनीति क्या है? राजनीति यह है कि आप अपने हुकूक पहचानें, आप अपना अच्छा बुरा पहचानें, आप जो संविधान में व्यवस्था दी गई है उसके बारे में जानें, जो अलग अलग प्रावधान है उसके बारे में जानें, और सब चीज़ों को जान के अच्छे लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाएं। ये भी कहीं ना कहीं राजनीति है, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ गैर राजनीतिक नहीं होती है, यानी कि ए पॉलिटिकल कोई भी चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ पॉलिटिकल है। और पॉलिटिक्स बहुत खूबसूरत चीज़ है। लोग राजनीति शब्द कह के बहुत उसे बुरा बना देते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ राजनीति लोगों की बेहतरी का काम है, समाज को सुधारने का काम है ना, अपने माशरे को अवेयर करने का काम है, उसको अधिकार दिलाने का काम है। तो हर किसी को राजनीति करनी चाहिए। मैं भी राजनीति करता हूँ, आप भी राजनीति करते हैं, हमारी जनता भी राजनीति करती है। और वो वाली राजनीति नहीं करती इलेक्शन में खड़े होने की राजनीति, वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है इलेक्शन में खड़े होने की राजनीति। लेकिन हम सब एक बड़ी राजनीति करें और अच्छे लोगों को लेकर आएं। किसी ने कहा था कि बैड पीपल आर इलेक्टेड बाय गुड पीपल बिकॉज वी डू नॉट वोट, वी आर नॉट अवेयर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम सबको, मैं समझता हूँ कि सामूहिक
कलेक्टिव एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि किस तरह से अच्छे लोग राजनीति में आएँ, तभी हालात बदलेंगे, तभी जो एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट संविधान है वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। वरना फिर इस तरह की जो आप देख रहे हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं डेविएशन है या जो वक्ती जो चीज़ हम कह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आती रहेंगी। लेकिन हम समझते हैं कि हम सबको उम्मीद रखनी चाहिए, यही लोकतंत्र है और इसको हम और खूबसूरत बना सकते हैं। सर, आखिरी सवाल ये है हमारा कि जो हमारे यहाँ बहुत सी पार्टियाँ हैं, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, इलेक्शन से पहले ये लोग बड़े अच्छे वादे करते हैं और अपने अपने जो जिससे रिलेटेड हैं उसको ऊपर उठाने की, एम्पावरमेंट की बात करते हैं। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं या नहीं भी आते हैं, जब वो वक्त इलेक्शन का गुजर जाता है तो फिर वो सारी चीज़ भूल जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए पूरी हुकूमत, पूरी प्रेशरी सरगर्म हो जाती है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो आम पब्लिक है उसको खूबसूरत ख्वाब दिखा के बेवकूफ़ बनाया जाता है? देखिए, आपके सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मैनिफेस्टो होते हैं, अगर इस तरह का कोई कानून बन जाए या खुद से इस तरह की एक अवेयरनेस आ जाए कि उसी को हम एक अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मान लें, यानी कि पूरा पूरा जो वादा किया है आपने, आप उसी को जो है अपना जो पॉलिसीज़ बनेंगी उसको एक आप अपना विजन डॉक्यूमेंट मान लीजिए। वरना अक्सर ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़, जो आप सही कह रहे हैं, कि उसको भूल जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि या तो कोई इस तरह का एक कानून बन जाए कि जो भी आप अपने मैनिफेस्टो में लेकर आएँ वो आपके विजन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाए या आपके वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, जिसको देखकर ही सरकारें काम करें। तो उम्मीद की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे सफ़ा ऑनलाइन का खास प्रोग्राम और आज हमारे साथ मौजूद थे जनाब अब्दुल हफीज़ गांधी साहब। हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से आपका जो भी इनपुट हो, जो तअस्सुरात हो, वो हमें ज़रूर बताइए और इस प्रोग्राम के बारे में अगर कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।